हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है काश मैं भी बेटा होता। चलिए स्टार्ट करते हैं। मासी, मुझे पापा के साथ जाना था, आपने मुझे क्यों नहीं जाने दिया? मीनू ने रोते हुए अपनी मासी सविता से पूछा तो सविता बोली, बेटा तुम्हारी परीक्षा होने वाली है, ना छुट्टियां करोगी तो स्कूल में टॉप कैसे आओगी। ये कहते कहते सविता किचन का काम निपटाने में जुट गई। दरअसल ये सवाल मीनू पिछले 2 सालों से अपनी मासी से पूछ रही थी, लेकिन मीनू के इन सवालों का सविता जी के पास कोई स्टिक जवाब नहीं था, या शायद वो इसका जवाब देना ही नहीं चाहती थी। सविता जी जानती थी कि ये उसके सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए वो हमेशा उसके इस सवाल पर नज़र चुरा लेती। कभी कभी तो उसकी भी आंखें भर आती, इस गहरा दर्द उसके चेहरे पर पसर जाता था। तभी सविता जी का बेटा प्रशांत उनका पल्लू पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, मम्मी खाना कब दोगी? तो सविता जैसे अतीत से बाहर निकलते हुए बोली, हाँ बेटा, अभी लेकर आती हूँ। तब तक तुम मीनू को भी बुला लो। पर मीनू तो हमेशा की तरह पार्क की उस खाली मंच पर जाकर बैठ जाती, अपने सवालों के जवाब तलाशने, जहाँ से हमेशा ही उसे निराशा मिलती थी। कल से तो वो और भी दुखी थी। जब मीनू अपने पापा के साथ बस अड्डे तक गई थी, कितने ही सवाल उसके चेहरे पर उभर आए थे। सब अंदर ही अंदर घूम रहा था, जो बाहर आने को बेताब था। वो अपने पापा से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, बहुत कुछ कहना भी चाहती थी, पर कुछ ना कुछ पाई बस सर झुकाए पैरों के नाखून से मिट्टी कुदेरती हुई। जैसे ही बस आई, रचनात्मक तरीके से नजरें झुका के पापा ने मीनू की तरफ अपराध भाव से देखा। उनकी भी आंखों की कोरे सुजल हो उठी। मीनू चाहती थी कि उसके पापा कुछ दिन उसके साथ रहते, पर उनके पास छुट्टी नहीं थी। उन्हें अपना हाथ मीनू के सिर पर फिराया और तुरंत बस में बैठ गए। बस पापा दोनों मीनू की आंखों से ओझल होने लगे थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें दूर तक बस का पीछा करती थी, तब तक जब तक कि पापा और बस दोनों आंखों से ओझल नहीं हो गए। और फिर वहीं बैठकर रोने लगी। जब प्रशांत मीनू की पार्क से बुलाने गया तो उसने देखा कि मीनू एक बेंच पर अपने घुटनों के बीच अपना सर छुपाए बैठी थी और रो रही थी, पर आवाज़ उसके गले में ही घुट कर रह गई। प्रशांत बोला, चलो मीनू जल्दी खाना खाते हैं, मम्मी बुला रही है। एक दो बार बुलाने पर तो मीनू ने कोई जवाब नहीं दिया, पर जब तीसरी बार जोर से बोला तब उसने अपना सिर ऊपर उठाया। आंखें लाल होकर सूज गई थी, गालों पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ यहाँ से। अरे ऐसा मत करो, चलो वरना माँ गुस्सा हो जाएगी। प्रशांत ने जब उसे जबरदस्ती उठने कहा तो मीनू बोली, भैया सच बताओ, आप जानते हो ना मेरी माँ ने मुझे अपने पास क्यों नहीं रखा? मुझे क्या पता मीनू, तुम बस यहाँ से चलो और मैं कुछ नहीं जानता। नहीं भैया बताओ ना, आप ही तो कहते हो कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। हाँ, तेरी माँ तुझे सड़क से उठाकर लाई थी, इसलिए तुझे प्यार नहीं करती। अब घर चलो चुपचाप। प्रशांत का इतना कहना हुआ कि मीनू दनदनाकर खड़ी हुई और जोर से प्रशांत के हाथ को अपने दांतों से काट दिया और जोर से चीखा और घर की ओर भागा। उसे देखते ही सविता जी घबरा गई और दौड़ते हुए पूछा, क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों रो रहे हो? मम्मी, मीनू पागल हो गई है। क्या हुआ बेटा? तब तक मीनू भी कमरे में दाखिल हो चुकी थी। मासी मासी, मेरी माँ क्या मुझे सड़क से उठाकर लाई थी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है मासी। भाई कहता है मेरी माँ सौतेली है और वो मुझे सड़क से उठाकर लाई थी, इसलिए वो मुझे प्यार नहीं करती और मुझे अपने पास भी नहीं रखती। मीनू के इतना बोलते ही सविता जी ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और बोली, नहीं मेरी बच्ची, भैया को क्या पता, वो तो तुमसे चिढ़ता है। मैं तुझे ज़्यादा प्यार करती हूँ ना, इसलिए तू तो
मेरी परी है और भगवान ने तुझे मेरे लिए भेजा है। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या मैं तेरी माँ जैसी नहीं हूँ? सविता जी की बात सुनकर मीनू बोली, मैं माँ जैसी तो हो मासी, बल्कि उससे भी बढ़कर हो, पर फिर भी मेरी माँ मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? पापा मुझे अपने घर क्यों नहीं लेके जाते, जैसे सोनी दीदी और रिंकी दीदी रहती है मम्मी पापा के साथ? बेटा तुम चली जाओगी तो प्रशांत को राखी कौन बांधेगा और मेरा इतना ख्याल कौन रखेगा? मैं अकेली रह नहीं पाऊंगी, इसलिए वो तुम्हें नहीं लेकर जाते। अच्छा चलो ये सब बातें छोड़ो और खाना खाओ। और हाँ बेटा, किसी को यूँ दांत से नहीं काटते, और मैं भैया को भी बहुत डांटूंगी, वो तुमसे ऐसे बात ना किया करे। कहते हुए सविता ने मीनू को खाना परोस दिया। उस रात मीनू को सविता जी ने अपने पास ही बुलाया और फिर सुला दिया। दोनों बच्चों को सुलाकर सविता बालकनी तक आ गई और यादों के कटघरे से निकलने की सोच ही रही थी कि तभी मीनू के कोमल हाथों ने उसकी उंगली थाम ली और उसने पलट कर देखा। उसकी आंखों में अभी भी वही सवाल था। सविता बेचैन हो उठी। 5 साल पहले सविता बड़े हालातों से मीनू को अपने साथ लेकर आई थी। सविता मीनू की माँ कविता की बहन है। उसने मीनू को अपनी गोद में उठाया और बोली, तू अभी तक सोई नहीं? मैं तो तुझे सुला कर आई थी। तो मीनू ने कहा, नहीं मासी, आज मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। बताइए ना, आपने मुझे आज जाने क्यों नहीं दिया? पापा के साथ मासी। क्या हुआ था उस दिन माँ के साथ? आपका झगड़ा क्यों हुआ था? माँ ने आपको ऐसा क्यों कहा था कि सब तुम्हारी वजह से हुआ? तुम ही रखो इसे अपने पास, बताओ ना मासी। सविता भी अब थक चुकी थी इन सवालों को बोझ ढोते ढोते। आज नहीं तो कल उसे सच बताना ही पड़ेगा, इसलिए मीनू से वो उसके अतीत की दास्तां सुनाने लगी। मीनू, ये तब की बात है जब तुम इस दुनिया में नहीं आई थी। तुम्हारी बड़ी बहन सोनी आने वाली थी। तुम्हारी माँ ने फ़ोन करके मुझे बताया था कि वो बहुत खुश थी, लेकिन जब पहली संतान सोनी का जन्म हुआ तो तुम्हारी माँ का चेहरा उतर गया। मन से बेटे की जो चाहत थी, पर तुम्हारी दीदी, पड़ोसी और रिश्तेदारों ने कहा कि पहली संतान तो भगवान की देन है, बेटा हो या बेटी सब उसकी मर्जी है, इसलिए उसका आदर करो। पर हाँ, अगर बेटा हो जाता तो आगे की चिंता न रहती। तुम्हारी माँ के होठों की हंसी जैसे आते आते रह जाती और उन्होंने पहली संतान को भगवान की भेंट समझकर उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम्हारी बहन रिंकी के जन्म का समय आया तो तुम्हारी माँ पूरी तरह से आश्रित थी कि बेटा ही होगा। पहला बेटी को तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था, पर इस बार बेटी की हसरत बढ़ गई थी। खाने पीने का भी खूब अच्छे से ध्यान रखा जाता। तुम्हारी दीदी भी दिन रात भाई भाई करती रहती थी और तुम्हारी दादी को भी दिन रात पोते पोते की रट लगाए रखती थी। और धीरे धीरे वो दिन आ भी गया जब तुम्हारी दूसरी बहन रिंकी का जन्म हुआ। पूरे घर में उदासी छा गई। पूरे परिवार सन्नाटे में था, खासकर तुम्हारी दादी और माँ के जो रिश्तेदार थे वो भी जैसे शोक सभा में आए हो और तुम्हारी माँ के प्रति संवेदना प्रकट करके चले जाते। दादी ने तो सर पकड़ लिया था, अरे कहाँ से आएगा इतना दहेज, मेरा बेटा तो कमाते कमाते ही मर जाएगा। तुम्हारी माँ रिंकी को गोद में नहीं उठा रही थी। डॉक्टर ने उसे समझाया पर उन्हें फर्क नहीं पड़ा। घर आने पर भी उनका व्यवहार वैसा ही रहा। बच्ची भूख से तड़पती रहती पर तुम्हारी माँ उसे गोद में नहीं उठाती। तुम्हारी दादी ही तुम्हारी बहन रिंकी को संभाल रही थी, पर जब पड़ोस की औरतें ताने मारने लगती तो तुम्हारी दादी ने भी उन्हें समझाया। तब तुम्हारी माँ ने दूसरी बहन रिंकी को गोद में उठाया था। दादी कहती, अरे 2 बेटी हो गई तो क्या हुआ, फिर से बेटा हो जाएगा। और तुम्हारी माँ सर झुका लेती थी और बहुत चिड़चिड़ी भी हो गई थी। शरीर कमज़ोर हो गया था,
पर इन सब पर बेटे की चाहत हावी थी। उसने खुद को फिर से तैयार किया, मन को समझाया, मैं किसी से कम थोड़ी हूँ, मैं भी बेटा पैदा कर सकती हूँ। हालांकि मन के किसी कोने से तीसरी बार भी बेटी होने का ख्वाब चल रहा था, पर पुत्र प्राप्ति का लालच किसी कांटे की तरह दिन रात उसे बांध रहा था। बिन बेटे की माँ हकलाना मुझे बांझ कहलाने से भी ज़्यादा कष्टदारी लग रहा था। फिर दो बेटियों की माँ कहलाना उसके मन को ललकार रहा था। नाते रिश्तेदार के बीच उठने बैठने में उसे संकोच होने लगा था। उसे लगा था कि हर व्यक्ति, हर बेटे वाली माँ उसका मजाक उड़ा रही है। इन विचारों की मानसिकता के कारण एक बार फिर से उसके अंदर बेटे की चाहत पैदा हो गई। कहते हुए सविता ने एक लंबी सांस ली और मीनू की ओर देखा तो एकटक सविता को देखे जा रही थी, पर उसके मन में क्या चल रहा था ये कहना मुश्किल था। फिर क्या हुआ? मासी रचना ने आत्मक ने आगे पूछा। फिर मीनू ने दोबारा पूछा तो सविता ने आगे बोलना शुरू किया कि उस दिन तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था, वो बहुत खुश थी, उसकी आवाज़ खनक रही थी। तो फिर से मासी बनने वाली है और इस बार पक्का बेटा ही होगा, डॉक्टर ने भी यही कहा है, हमने जांच करवा ली है। तो सविता ने भी चैन की सांस ली और बोली, बधाई हो दीदी, अच्छा ठीक है, मैं बिज़ी हूँ, बाद में फ़ोन करती हूँ, कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और तुरंत मैंने डॉक्टर को फ़ोन लगाकर धन्यवाद कहा, क्योंकि अगर तुम्हारी माँ को पता चल जाता कि गर्भ में पल रही संतान लड़की है तो उसका गर्भपात करवा देती। मुझे बेटा था, इसलिए मैं कहीं ना कहीं वो मुझसे ईर्ष्या भी करने लगी थी, इसलिए मैं कुछ भी कहती तो कविता भड़क जाती कि तुम्हारे तो बेटा हो गया, ना जाने तुम तो ज्ञान पदार्थी हो, मुझे शिक्षा ना दो, तुमसे बड़ी बहन हूँ, अच्छा बुरा सब समझती हूँ। अब तुम्हारी माँ बहुत खुश रहने लगी थी, चेहरे का रंग निखरने लगा था, अच्छे खान पीन पान से शरीर में जान आ गई थी। बेटे की चाहत में वो डॉक्टर द्वारा बताए गए सभी नियमों का भी पालन करती थी, समय से खाना भी खा रही थी, दवाइयाँ भी खा रही थी। उन्होंने अपने कमरे में बच्चे की कई तस्वीरें भी लगा ली थी। तुम्हारी दादी भी बहुत खुश थी, उसने कहा, देखना इस बार बेटा ही होगा। हाँ माँ जी, इस बार तो मेरा भी जी अलग से ही हो रहा है। और दाई भी कह रही थी कि अब की बार तो पेट गोल है तो बेटा ही होगा। हाँ अम्मा जी तो दाई की नेग की भी बात कह गई। तुम्हारी माँ ने खुश होते हुए कहा। तुम्हारी दादी भी बोली, हाँ बहू, हाँ सबको नेक देंगे, हमने इतने पाप तो नहीं की कि पोते का मुंह देखे बिना ही मर जाएंगे। तुम्हारी माँ का ख्याल रखने के लिए दादी ने मुझे बुला लिया। खाने पीने को लेकर दादी शुरू से ही सख्त थी। नारियल पानी, केसर वाला दूध, मेवा, घी और न जाने क्या क्या, ऐसा लगता था जैसे पंसारी की दुकान ही तुम्हारे घर आ गई हो। मेरे ऊपर सब तैयार कर उन्हें खिलाने की जिम्मेदारी थी। तुम्हारे पापा उनके उग्र स्वभाव से डरते थे और हमेशा ही उनको जिद के आगे सर झुका देते थे। वैसे तो अपनी दोनों बेटियों से वो प्यार करते थे, पर इस बार कहीं ना कहीं उनके मन में भी बेटे के पिता कहलाने का भाव था। न जाने कितनी ही मन्नतें थी उनके बेटे को लेकर, लेकिन जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारी दादी और पापा अस्पताल के चक्कर काट रहे थे। तब डॉक्टर ने आकर कहा कि बच्चा तंदुरुस्त है, तो दादी ने बड़े गर्व से कहा था, हाँ बच्चा तो तंदुरुस्त क्यों नहीं होगा, हमने बहुत खिलाया पिलाया था हमारी बहू को। थोड़ी देर में बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी तो सब उसी ओर टक टक देख रहे थे। तभी डॉक्टर बाहर आई और बोली, बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं, माताजी बधाई हो, लक्ष्मी आई है आपके घर। डॉक्टर के अंतिम वाक्य तुम्हारी दादी के कानों में सुई की तरह चुभ रहे थे। तीसरी बार भी लड़की, तुम्हारे पिताजी तो घबरा गए, वो अंदर की ओर भागे
पर तब तक तुम्हारी माँ को होश नहीं आया था। तीसरी बेटी की सुनकर दाई ने भी नेग नहीं मांगा तो नोटों की गड्डियाँ धरी की धरी रह गई। दीदी लंबी प्रसव वेदना से गुजर रही थी, इसीलिए वो कुछ देर के लिए होश में नहीं आई थी। नर्स ने नवजात बच्ची को नहला धुलाकर सफ़ेद तौलिए में लपेटकर तुम्हारी माँ के पास लिटा दिया। फिर माँ को होश हुआ। उन्होंने दादी और तुम्हारे पापा के उतरे हुए चेहरे को देखा तो तुम्हारी दीदी दादी के मुंह से सुनना चाह रही थी कि बधाई हो, बहू बेटा हुआ है। वो नर्स से सुनना चाह रही थी कि कहे बधाई हो कविता जी, 2 बेटियों पर इस आपके बहुत सुंदर चांद सा बेटा हुआ है, बहुत सारा नेक लूँगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी कमरे में सन्नाटे को चीरती हुई नर्स की आवाज़ आई, जी आप अब ठीक है? देखिए तो आपकी बिटिया कब से भूखी है, कितनी प्यारी है आपकी बिटिया। ये शब्द कविता के कलेजे को चीर हो गए। उसने अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि नर्स ने जो कहा वो सच है कि झूठ। पर मिस्टर डॉक्टर को कहा कि मेरे तो बेटा था कहते हुए सविता आपे से बाहर हो गई। पूरे वार्ड में उसकी चीखें बिखर गई। नर्स ने उसका हाथ न पकड़ा होता तो उस नन्ही सी जान को कुछ कर भी जाती। मासी तुझे? मीनू ने गोद से सर उठाकर सविता की तरह देखते हुए पूछा तो सविता ने पलकें झपका ली। तभी मीनू बोली, आगे बताओ ना मासी, फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ बेटा? तुम्हें का सब तुम तब से ही उनकी आकाटा बनी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें गोद में लेने से मना कर दिया। तुझे कभी देखती भी नहीं। दूध पिलाना तो बहुत दूर की बात थी। दादी तुझे गाय का दूध पिलाती थी। मैं सोचती थी कि काश ये बेटी मेरी होती, क्योंकि मुझे भी एक बेटी का शौक था। पर ये मेरे नसीब में नहीं था, क्योंकि प्रशांत के जन्म के समय डॉक्टर ने बड़ी ही मुश्किल से हमारी जान बचाई थी और कहा था कि फिर कभी ऐसी गलती ना करना। कि एक बेटी की आस मेरे मन में ही रह गई थी, जो तुम्हें देखकर पूरी होती हुई दिखती। लेकिन मैं भी मजबूर थी चाह कर कि मैं तुम्हें प्यार दुलार नहीं दे पा रही थी। पर मेरे मन में छुपा था, क्योंकि तुम्हें कोई भी प्यार से देखता या बात करता तो दादी का तो वो दुश्मन बन जाता। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी पड़ती थी। मैं तुम्हें छुप छुप कर देखती थी और जब दादी सो रही होती थी तो तुम्हें गोद से लेकर बहुत प्यार करती थी। दिन बीत गए थे, फिर भी घर में मातम सा पसरा था। तुम्हारी बहनों ने भी तुमसे मुंह फेर लिया था। वो भी हमेशा यही कहती थी कि मरी क्यों नहीं ये तीसरी आई हो, क्यों कितना अच्छा होता अगर हमारा भाई आता, हम उसे राखी बांधते। तुम्हारी बहनों ने पुराने कपड़ों से दादी ने काट कर तुम्हारे लिए कपड़े तैयार किए। दादी तुम्हारी माँ बन गई। आंगन में एक खटोले पर तुम्हारा बिछौना लगा दिया। जैसे तैसे करके दूध की बोतल तुम्हारे मुंह में ठूस दी। इसी तरह तुम बड़ी होने लगी। इतना तिरस्कार और पेट भर दूध न मिलने के बाद भी तुम स्वस्थ थी। तुम्हारा रंग सबसे अलग था। बड़ी काली आंखें सबका ध्यान खींच लेती, पर तुम्हारी माँ का दिल पत्थर हो गया था। कुछ समय बाद मुझे भी वापस आना पड़ गया। मुझे यकीन था कि दीदी तुम्हें अपना ही लेगी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ गया। तुम अब बड़ी हो रही थी। तुम्हारे स्वास्थ्य पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। तुम बचा कुचा भी खाकर सबसे सुंदर और स्वस्थ ही दिखती थी। तुम 5 साल की हो गई। तुम्हारे पापा तुम्हें अपनाना चाहते थे, रिंकी और सोनी की तरह, पर शायद तुम्हारी माँ के आक्रोश के आगे हार जाते थे। मैं जानती थी कि अगर उन्हें पता चल जाता कि सब उसको वो गर्भ में ही मार देती। इस सच के खुलते ही दीदी के क्रोध की ज्वाला मेरे ऊपर भड़क उठी और अगले ही दिन मुझे घर आने के लिए कहा। मैं जानती थी कोई भयानक तूफान आने वाला है। मैं प्रशांत को स्कूल भेजकर
सब काम निपटाती दीदी से मिलने के लिए पहुंचने ही वाली थी, पर उससे पहले ही वो सब हो गया जो शायद आज नहीं होना चाहिए। तुम चाय का कप उठाकर रखने ही जा रही थी, पर वो तुम्हारे कोमल नन्हे हाथों से ना संभला और जमीन पर जाकर टूट गया। दीदी को शायद ऐसे ही किसी मौके का इंतजार था। उनको वो तमाचा मुझे आज भी याद है। मैं बस चौखट पर ही पहुंच गई थी। थोड़े देर पहले पहुंची होती तो शायद उन्हें रोक लेती, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया, मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और मुझे ना ही समझने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि मैं आज से उनके लिए मर चुकी हूँ। फिर से तुम्हें पटापट मारने लगी। मैं दरवाज़ा पीटती रही, पर वो रुकी नहीं। पता नहीं मुझे कब टूटने की सज़ा मिली थी या मेरे झूठ बोलने की। दोपहर तक तुम गीले कपड़ों में भूखी प्यासी इधर उधर ऐसे ही लेटी रही और अपमानित करके जाने मुझे कह दिया। मैं घर के बाहर खड़ी रही। दोपहर को तुम्हारे पापा आए। जब घर का दरवाज़ा खुला, पापा को आते ही तुम्हें तुरंत गोद में उठा लिया और तुम्हारी माँ से बोले, ये क्या हाल कर दिया बिटिया का, आदमी हो या कसाई। तो दीदी ने उन्हें कहा कि तुम अंदर चले जाओ, पर वो भी एक कमज़ोर पिता साबित हुए। उन्होंने तुमसे कहा, बिटिया ध्यान से चला करो, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए बात बात पर नाराज हो जाती है। उस दिन से तुम्हारे मन में पापा की छवि भी किसी अप अपरिचित जैसी हो गई थी। तुम शाम तक वहीं अपना कोना पकड़े बैठी रही। पता नहीं खाना खाया कि नहीं, दादी खाने की प्लेट लेकर आई भी या नहीं, पर दीदी ने तुम्हें इतना डांटा कि वो उल्टे पैर वापस आ गई। शाम को मैं भी हार कर लौट आई। अगले दिन फिर से मैं दीदी के पास आई और उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैंने बाहर से ही कहा, देखो दीदी, इस तरह बच्ची के साथ करना पाप है। तो दीदी ने चिल्लाते हुए कहा कि वो मेरी बच्ची नहीं है, मेरा तो बेटा था और डॉक्टर ने उसे बदल दिया है। मैं जानती हूँ मेरी जन्मी नहीं है। ये समझो, दीदी को समझाना इतना मुश्किल हो गया था कि तुम्हारे पापा समझ गए थे कि अब तुम्हारा उस घर में रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। पता नहीं इतने विवश क्यों थे वो कि मैं भी नहीं समझ पा रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी बच्ची को रख सकती हो। इतना सुनते ही मेरे चेहरे पर तो खुशी की लहर दौड़ आई और मैंने कहा हाँ बोल दिया। तो दीदी ने तुरंत एक झोले में तुम्हारा सामान लाकर रख दिया, जैसे वो तो इसी प्रतीक्षा में थी कि मैं तुम्हें ले जाऊं। पापा ने हाथ जोड़कर कहा कि सविता, इस बच्ची को बचा लो, मैं सारा खर्चा दूंगा। इसी तरह से दोनों की जिंदगी बच जाएगी। ना रचना, जो उनके पड़ोस में रहती थी, और मीनू, वो दोनों आपस में फ्रेंड्स बन गए और एक दूसरे सब खेलने लगे। तुम्हारे पापा आए थे स्टेशन तक छोड़ने हमें, और तुम्हारी पसंद की बहुत सारी चीज़ें भी दिलाई थी, पर तुम्हारी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। तुम यहाँ पर आकर मस्त हो गई थी। उसके बाद बताते बताते सविता ने अपने कंधे पर कुछ नमी महसूस की। देखा कि मीनू की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने कहा, बस मासी। उसके बाद मुझे सब कुछ याद है। पर मासी, आज पापा क्यों आए थे मुझे लेने? क्या उन्होंने मुझे अपना लिया और आपने जाने क्यों नहीं दिया? क्योंकि बेटी, तुम्हारी माँ की अधूरी लालसा फिर से उमड़ आई है। वो एक बार फिर से बेटे के लिए पागल हो गई है। दादी से तो अब काम नहीं होता और तुम्हारी दोनों बहनें वो काम को हाथ नहीं लगाती। अब घर के काम काज में तुम्हारी माँ को परेशानी होती है, तो उन्हें लगा कि इसके लिए मीनू से बेहतर कौन है, इसलिए उन्होंने तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे पापा को भेजा था। पर मैंने भी तुम्हारे पापा से कह दिया, हमारी बिटिया कहीं नहीं जाएगी। कह देना जीजी से कि उसकी मासी अभी जिंदा है। कहते कहते सविता का गला भर आया। मीनू अब सब समझ चुकी थी।
उसे समझ आ गया था कि कल क्यों पापा इतने खुश थे। मीनू वहाँ से उठी और अपनी मासी के आंसू पोंछते हुए बोली, बस मासी, आगे से मैं आपको कुछ नहीं पूछूंगी। आज मेरे सर से पूरा बोझ उतर गया और आज से मैं आपको मासी नहीं माँ बुलाऊंगी। इतना कहकर मीनू अपनी मासी के गले से चिपक गई। सविता की भी खुशी के आंसू झलक गए। तो दोस्तों, आपको ये कहने की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगती है प्लीज़ कहानियाँ मेरी, तो उनको लाइक शेयर एंड ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।